कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 8 में पिछले वीडियो में हम पलायन वेग और उससे संबंधित व्यंजक ज्ञात किए थे। आज इस वीडियो में उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। और ये सभी उपग्रह पृथ्वी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, स्वनिर्मित हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में अपना एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। उपग्रहों की जो वास्तविक कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, लेकिन गणना की दृष्टि से इनको लगभग वृत्ताकार मान लिया जाता है। मानव निर्मित कुछ ऐसे पिंड जो पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और कुछ प्रमुख कृत्रिम उपग्रहों का यहाँ पर नाम, उनका प्रक्षेपण स्थल और उनकी तिथि और किस उद्देश्य से छोड़ा गया था ये दिया हुआ है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कृत्रिम उपग्रह के अनुप्रयोग क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं? दूरसंचार के लिए, मौसम के पूर्वानुमान में, अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों के अध्ययन में, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में आदि में ये काम आता है। अब जब कोई उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसका कक्षीय चाल क्या होता है, इसके लिए भी व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा जान लें। किसी भी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए एक आवश्यक चाल होती है, उसे उसका कक्षीय चाल कहते हैं। जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमण करता है तो इस नियत कक्षा में उपग्रह की चाल को उसकी कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है और पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, जो सदैव केंद्र की ओर होता है। मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है और उसकी त्रिज्या r है। यदि इसके पृष्ठ से h ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का एक उपग्रह परिक्रमण कर रहा है तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी, जिसको स्मॉल r लिखेंगे, r प्लस 8 हो जाएगी। और उस स्थिति में इस पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r होगा। अब यदि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल तो Gm/r² पढ़ चुके थे, और उपग्रह परिभ्रमण के सिद्धांत से जो अभिकेंद्र बल है वही उसको आवश्यक बल प्रदान करता है, तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। mv²/r = Gm/r²। हल करेंगे तो v² = Gm/r या v = Gm/r। क्योंकि स्मॉल r केंद्र से उपग्रह की दूरी है इसलिए उसको r प्लस 8 लिखेंगे। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र में हम पढ़ चुके हैं स्मॉल g = Gm/r², क्रिया गुणा करेंगे तो Gm = Gr², और इसको वापस जब समीकरण 1 में रख देंगे तो v का मान मिल जाएगा √Gr²/r+8। हल करेंगे तो r का मान हो जाएगा और √G/r+8, ये इसकी कक्षीय चाल का सूत्र हो जाता है। अब यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह के अत्यंत निकट होती है, अर्थात r+8 के मान को लगभग r मान लिया जाए, तो उस स्थिति में v का मान हल करने पर √Gr आता है। जबकि हम पलायन वेग में पढ़े थे, पलायन वेग का मान √2Gr होता है। इसको यदि हम पृथ्वी के लिए ज्ञात करें तो कक्षीय चाल का मान पृथ्वी के निकट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग होता है। पृथ्वी की सतह के निकट लगभग 100 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करने वाले जो कृत्रिम उपग्रह की औसत चाल होती है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, कितना समय लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में? उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या आवर्त काल कहते हैं। सूत्र के रूप में t = पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में तय की गई दूरी बटे उपग्रह की कक्षीय चाल। तो 2πr/v, 2π स्मॉल r के जगह में केंद्र से उपग्रह की दूरी r+8 और v का मान जो भी ज्ञात किए हैं r √G/r+8। हल करेंगे
तो मान मिलेगा t इक्वल टू 2π/√r+8³ g। ये उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की सतह से दूरी पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या में वृद्धि होती है और आवर्त का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार समीकरण में जब मान रखेंगे तो t का मान 2π√r+8³ हो जाएगा। g² के जो हम gm लिख सकते हैं, और t का मान जब हल करते चलेंगे, यदि पृथ्वी के तल के पास का कोई उपग्रह हो जिसको r+8 को लगभग r मान लिया जाए, तो t इक्वल टू 2π√r/g या पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र होता है, और इसका मान लगभग 84 मिनट होता है। इस प्रकार जब दो व्यंजक हम ज्ञात कर चुके हैं, पलायन वेग और कक्षीय चाल, तो इन दोनों के बीच संबंध पूछा जाता है। पृथ्वी के समीप किसी पर कक्षीय चाल का सूत्र हमने ज्ञात किया भी, इसको भी संकेत के लिए O लिखेंगे। O का मतलब ऑर्बिटल कक्षीय चाल, VO इक्वल टू √gr, और पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी है तो VE लिखेंगे, VE इक्वल टू √2gr। दोनों को आपस में भाग कर देंगे तो VE/VO इक्वल टू √2gr/gr, हल करेंगे तो बचेगा √2, अर्थात VE इक्वल टू √2 × VO। शब्दों में बोलेंगे तो कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध को इस प्रकार से बोल सकते हैं। यदि पृथ्वी के समीप चक्कर लगाते हुए किसी की कक्षीय चाल यदि कारणवश बढ़कर वर्गमूल 2 गुनी हो जाती है, तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है और अपने कक्षा को छोड़कर वह पलायन कर जाता है। इसको शब्दों में इस प्रकार बोल सकते हैं कि पलायन वेग किसी भी उपग्रह के कक्षीय चाल का वर्गमूल 2 गुना होता है। इसके बाद है उपग्रह की बंधन ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, U इक्वल टू -gmm/r, और गतिज ऊर्जा सूत्र पढ़े हैं 12mv²। v के बदले में कक्षीय चाल का मान रखेंगे, तो जो बंधन ऊर्जा है वह उन दोनों की योग के बराबर होती है। इसके बाद एक परिभाषा पूछा जाता है तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, उसे तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। और जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उन कक्षाओं को भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा कहते हैं। भूस्थायी उपग्रह की पार्किंग त्रिज्या का मान लगभग 42,220 किलोमीटर होती है। भूस्थायी कक्षा की जो कक्षीय चाल है लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और भूस्थायी अतुल्यकालिक उपग्रह के कुछ उपयोग हैं, दूरदर्शन में, मौसम के पता लगाने में, युद्ध काल में जासूसी करने में। इस प्रकार से हम तुल्यकालिक उपग्रह, उसकी परिभाषा, उसका परिक्रमण काल और उसका उपयोग पढ़ सकते हैं।